Hello everybody, so today's lecture is about some commercially important alcohols. So today we will discuss some commercially important alcohols which are very important for the industrial point of view. So the first alcohol is your methanol, and the second alcohol that is used very frequently is ethanol. Okay, these two are mainly used as a solvent. Now methanol and ethanol are commercially important alcohols और हमें यही डिस्कस करना है. Now first one your alcohol is methanol which has the molecular formula as CH3OH और इसे कहा जाता है मिथेनॉल, क्योंकि इसमें क्या है, मीथ का मतलब एक कार्बन है और उसके बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है. अब मिथेनॉल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लाइन वाइज आपकी जो NCERT में लाइन बाय लाइन लिखी है उसको हम डिकोड करेंगे कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है. ओके, सो ये समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ये आ जाता है 1 मार्कर में आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो एक बार आपको देखना ये ज़रूरी है. सो फर्स्ट क्या है आपका जो मिथेनॉल है इज़ ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट. ओके, मिथेनॉल इज़ ऑल्सो नोन एज वॉट, वुड स्पिरिट. वुड स्पिरिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो लिक्विड है मिथेनॉल है इसे क्या होता है, इसे वुड से एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हो, तभी इसका नाम पड़ा वुड स्पिरिट. क्योंकि जो पुराने जो मेथड्स थे उसमें क्या होता था, मेनली इसे वुड से ही एक्सट्रैक्ट करा जाता था. और ये क्या है, इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. और इससे कैसे आपको मिथेनॉल मिलता था वुड से, उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करी जाती थी वुड की और आपको ये वुड स्पिरिट मिलती थी. अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, देखो यहाँ पर मैंने छोटा सा सेटअप बनाया सो दैट आपको क्लियर हो जाए. वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड. तो आपके पास ये बनाया गया है, यहाँ से नीचे से फायर करी गई है और यहाँ पर एक आपकी टेस्ट ट्यूब है, उसमें कुछ सैंपल आपका किसका है, वुड का सैंपल है. अगेन आगे इस तरह से अदर जो ये ट्यूब है आपकी उसके साथ ये कनेक्टेड है. तो क्या होगा, अगर इसको आपने वुड का सैंपल लिया है, इसको ऐसी कंडीशन में आप हीट करोगे, कौन सी कंडीशन में, एब्सेंस ऑफ एयर या फिर वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर आप क्या करोगे, इससे हीट करोगे वुड को इन द वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, अगर आप इसे हीट करते हो तो आपके पास ये एक्सट्रैक्ट होगा. क्या क्या एक्सट्रैक्ट होते हैं, मिथेनॉल तो एक्सट्रैक्ट होता है, साथ ही साथ टार भी आपका एक्सट्रैक्ट होता है एंड ऑल्सो चारकोल इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड. तो इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. तो देखो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपको वुड से क्या मिलता है, मिथेनॉल भी मिलता है, इसीलिए इसे वुड स्पिरिट कहते हैं कि वुड से निकला हुआ जो लिक्विड है दैट इज द वुड स्पिरिट. मिथेनॉल इज द वुड स्पिरिट. नाउ व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वुड इज इन क्या होगा, वुड इज heated in absence or limited supply of air to produce methanol, tar, charcoal etc. ठीक है, आपको लिमिटेड सप्लाई दो एयर की और आपको क्या मिलेगा, ये 3 चीज़ें मिलेगी एंड ऑब्वियस सी बात है आगे प्यूरिफाई करेंगे उससे आपको मिथेनॉल मिल जाएगा एटसेट्रा. मिथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड इन स्मॉल स्केल. ये जो एक मेथड था, ये क्या मेथड था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, मिथेनॉल भी इससे बनता है, पर ये क्या था कि मिथेनॉल आपको स्मॉल स्केल में स्मॉल क्वांटिटी में मिलेगा. नाउ फॉर टुडेज यूज, जैसे कि आपको कमर्शियली ज़्यादा आपको क्वांटिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए एक ये डिफरेंट मेथड आता है दैट इज़ नोन एज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस, ध्यान से देखो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO. अब इसकी आपको क्या करनी है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. उसका मतलब क्या हो गया, कैटालिटिक का मतलब देयर शुड बी सम कैटलिस्ट प्रेजेंट जो कि रिएक्शन को क्या करेंगे, स्पीड अप कर रहे होंगे. साथ ही साथ हाइड्रोजनेशन होगा. हाइड्रोजनेशन मीन्स कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन लगना है. कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजनेशन मीन्स कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन इस पर लगना है. तो हाइड्रोजनेशन में आपको हाइड्रोजन चाहिए तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेते हैं. और दूसरा क्या रहेगा, कैटालिटिक मीन्स सम कैटलिस्ट शुड बी देयर. तो कैटलिस्ट इसमें कौन से यूज़ होता है, जिंक का ऑक्साइड एंड क्रोमियम का ऑक्साइड, ये वाला कैटलिस्ट आपका यूज़ होता है. सो हम लिखेंगे कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजनेशन करी जाए यानी कि उसे H2 के साथ रिएक्ट करा जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक ZnO एंड Cr2O3, ये आपका कैटलिस्ट है. और क्या होता है दूसरी चीज़, 200
टू 300 टू 300 जो आपका प्रेशर रहता है ATM वो प्रेशर रहेगा। एंड साथ ही साथ जो टेम्परेचर होता है दैट शुड बी ऑल्सो हाई, मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की बात होगी। मतलब टेम्परेचर जो है वो 573 से लेके 673 केल्विन तक आपका चला जाता है। सो क्या होगा कि आज की डेट में जो कमर्शियली आपको मिथेनॉल मिलता है मोस्ट ऑफ द केस में, वो आप कैसे बनाते हो? बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ZnO and Cr2O3 कैटलिस्ट एंड एट हाई प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर अगर दोगे तो आपका कार्बन में क्या होना है, इसमें हाइड्रोजन लगना है। तो कार्बन अपनी पूरी वैलेंसी CH3 3 हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी पूरी करेगा, और सिंस इसमें ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन के पास भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो दिस इज़ योर मिथेनॉल जो कि आपको मिलेगा मिथेनॉल, और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू योर प्रीवियस मेथड जो था आपका कि कौन सा था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ओके, समझ आ गया? तो आपको ये चीज़ एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एक वो वुड स्पिरिट है, दूसरा ये है कि कैसे बनाते हैं इसे। अब देखो, अब थोड़ी चीज़ें इसकी और देख लेते हैं। मिथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड, मिथेनॉल आपका कलरलेस लिक्विड है और बॉयल अराउंड ये 337 केल्विन पे होता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, दिस इज हाईली पॉइजनस इन नेचर एंड इट इज़ वेरी टॉक्सिक इन नेचर। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। Ingestion of even small quantities of methanol can cause blindness and large quantities can even cause your death। अब क्या है ingestion, मतलब थोड़ा सा अगर हमने उसे टेक भी कर लिया, ठीक है, हमने कंज्यूम कर लिया उसे, तो स्मॉल क्वांटिटी में होगा तो आपको ब्लाइंडनेस जैसे इश्यूज आ सकते हैं। अगर लार्ज क्वांटिटी में आपने टेक कर लिया तो क्या होगा, इट मे कॉज डेथ। नाउ मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स एंड वार्निशेस। देखो, अल्कोहल का मेजॉरिटी ऑफ द काम कहाँ होता है, वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है पेंट्स, वार्निशेस, इस तरह की चीज़ों में। ओके, तो दूसरा लास्ट में क्या आ गया, मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ये तो सॉल्वेंट तो यूज़ होता है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। आप ये कहो कि मिथेनॉल की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको उससे क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब क्या हुआ, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड इज नोन एज द फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो ये मिथेनॉल की मेन चीज़ें थी। एक ये टॉक्सिक होता है, एक इसे वुड स्पिरिट कहा जाता है, और दूसरी चीज़ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से इसे बनाया जाता है। ओके, now we will discuss the second most important alcohol, that is the ethanol, and its molecular formula is eth stand for the 2 carbon atom. So with the 2 carbon atom we have the CH3, CH2 and OH as a alcohol. Now oldest method of getting alcohol like ethanol was from fermentation of sugar। देखो, जो इथेनॉल आपका है, पुराने जो मेथड्स थे उससे भी बोला जा रहा है कि आपको इथेनॉल कैसे बनता था, पुराने से भी अगर आप देखें तो ओनली फ्रॉम द फर्मेंटेशन, ये इम्पॉर्टेंट था और ज़्यादा यूज़ होता था। व्हाट, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। जो आपका फर्मेंटेशन ऑफ शुगर होती थी उससे आपको अल्कोहल मिलता था, और इथेनॉल भी पहले इसी प्रोसीजर से आपको मिलता था। अब देखो, फर्स्टली हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ द फर्मेंटेशन। जैसे हम कहते हैं कि आटे को फर्मेंट होने के लिए रख दो, मतलब उसका मतलब क्या होता है लेमन टर्म में, कि आटे को फूलने दो। कि क्या होता है उसमें, CO2, उसमें इस तरह की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है कि उसमें क्या हो जाता है कि CO2 प्रोड्यूस होता है, और CO2 की वजह से उसमें क्या होता है, उसकी थिकनेस वो बढ़ जाता है, वो फूल जाता है, क्योंकि उसमें CO2 के बबल्स बीच में ट्रैप हो जाते हैं। अब देखो, फर्मेंटेशन क्या होता है बेसिकली, ये बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझ लो, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फर्मेंटेशन किसी भी चीज़ की क्या होती है कि उस सब्सटेंस का छोटे छोटे स्मॉल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाना थ्रू सम एंजाइम। ये काम कौन करेगा, ये कोई एंजाइम करेगी काम, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा, लाइक यीस्ट। आपने घरों में तो सुना होगा यीस्ट क्या होती है, जैसे डालो आटे में डालो तो उससे ब्रेड्स वगैरह भी बनाई जा सकती है, क्योंकि आटा फूल जाता है। अब फूलने का मतलब यहाँ पर क्या है बेसिकली, कि जो वो आटा है वो फर्मेंट हो चुका है, कि उसमें जो आपका सब्सटेंस है, जो आटा है वो क्या है, वो स्मॉलर सब्सटेंस में टूट चुका है, और वो भी किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया, और भी बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस सब्सटेंस को स्मॉलर सब्सटेंस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है
कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाती है और उससे आपका जो, जैसे आटे की बात हम कर रहे हैं ब्रेड बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है ना। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें कि जैसे बियर बनती है, अल्कोहल है, आपकी वाइन है या ब्रेड है, ये सारी चीज़ें बाय द फर्मेंटेशन बनती है। तो अल्कोहल में ये जो इथेनॉल है वो भी एक काइंड ऑफ क्या है, अल्कोहल है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि इथेनॉल भी हमें कैसे मिलती है, बाय द फर्मेंटेशन। आपने फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़ लिया कि क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस ना। अब बात आती है इथेनॉल पे, भाई इथेनॉल कैसे बनाया जाए। तो देखो मोलासिस क्या होता है, गुड़, ओके। मोलासिस एंड जो शुगर केन और ग्रेप्स, जो भी आपके स्वीट कोई फ्रूट्स हो गए, उसकी अगर बात करें हम, आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। देखो क्या होता है, यहाँ पर आप मोलासिस भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं, शुगर केन ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं। तो हमने शुगर केन ले लिया। शुगर केन का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर केन होता है सुक्रोज, और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब क्या होता है, इसको ब्रेक करना होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम है वो क्या है, इन्वर्टेज। इस तरह से कर लो कि उससे इन्वर्ट करना है, तो इन्वर्टेज एंजाइम एक आप यूज़ करते हो, जो कि आपके शुगर केन या सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करती है। और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या होते हैं, C6H12O6, दोनों के ही फॉर्मूला सेम होते हैं। तो कर लिया ना, इसे कंपाउंड को क्या किया, इसने स्मॉलर सब्सटेंस में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर भी सबसे पहले फर्मेंटेशन हुई किसकी, शुगर केन की, या फिर गुड़ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, ये फॉर्मूला ये रहेगा। इसकी इन्वर्टेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एंजाइम है आपकी, अगर वो गई तो आपको मिला ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मतलब स्मॉलर आपको सब्सटेंसेस मिल गए। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है इसमें कि जो अब ये फर्दर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, उनकी फर्मेंटेशन होगी फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड जाइमेस। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो एंजाइम्स के नाम है इन्वर्टेज एंड जाइमेस, वो आप याद रख लो कि अगर ये जो फ्रुक्टोज या ग्लूकोज है, अब हम इनको लेके, तो मतलब मैंने यहाँ पर ले लिया, अब इसमें भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ होगा, कोई एंजाइम यूज़ होगी। द एंजाइम दैट वी विल यूज़ इज़ द जाइमेस एंजाइम। अब ये जाइमेस एंजाइम क्या करती है, इसकी फर्मेंटेशन करती है, मतलब इसे और तोड़ती है। अब इसे अगर तोड़ेगी यानी कि इसकी फर्मेंटेशन करेगी, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है योर इथेनॉल, और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली वही होती है, जैसे आपने आटे की बात करी, उससे फुला कौन रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स है, गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके जो बबल्स है वो ट्रैप हो जाते हैं। इसी वजह से जो आपका डो है, जो आपका आटा है, वो आपको क्या है, फर्मेंट हुआ लगता है, मतलब क्या है, फूला हुआ लगता है। तो ये बात हो गई कि किस तरह से आपको अल्कोहल मिल गया। तो जब भी आपको आ जाए कि इथेनॉल कैसे बनाना है आपको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ओके। अब दूसरा पार्ट इस टॉपिक का आता है वाइन मेकिंग, कि वाइन जब बनती है तो वो कैसे बनती है, ओके। ये इंटरेस्टिंग है, तो आप देख लो। फर्स्टली क्या है, ऑब्वियसली सबको पता है वाइन किससे बनती है, ग्रेप से। ग्रेप्स आर सोर्स ऑफ शुगर। ग्रेप्स में क्या होता है, शुगर तो होता है, सभी को पता है, बट साथ ही साथ यीस्ट भी प्रेजेंट होती है, मतलब जो एंजाइम है जो उसको फर्मेंट करेगी, वो भी ग्रेप में प्रेजेंट होती है। यीस्ट कह लो या फिर एंजाइम कह लो, वो प्रेजेंट होती है। As grapes ripen, the quantity of sugar increases and yeast grows on the outer skin. जैसे grapes आपके पक जाएंगे तो क्या होगा, वो जो ग्रेप्स होगी उसमें और मिठास आ जाएगी, मतलब शुगर जो है, शुगर का लेवल है ग्रेप्स में राइज तो करेगा, बट साथ ही साथ जो बाहर का आउटर स्किन है उस ग्रेप्स की, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपकी यीस्ट जो है, एंजाइम जो है, वो ग्रो करने लग जाती है। तो दोनों ही हमारा फ़ायदा हो गया, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए हमें शुगर चाहिए और एक एंजाइम चाहिए। फर्मेंटेशन किसकी होती है, शुगर की, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एंजाइम। तो ग्रेप्स में वो दोनों चीज़ें हैं, ग्रेप्स के अंदर शुगर है, बाहर आउटर लेयर में उसकी क्या है, एंजाइम है, यीस्ट है। तो क्या होता है, जब वो बिल्कुल पक जाते हैं, व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड, अब उसे क्रश करा जाता है ग्रेप्स को, शुगर एंड एंजाइम कम इन कॉन्टैक्ट एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट्स। अब क्या होगा, जब उसे क्रश करेंगे तो आपकी जो शुगर है एंड योर एंजाइम, वो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो
एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगी और वहाँ से स्टार्ट होगा क्या, फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्योंकि फर्मेंटेशन क्या होती है, जो आपका शुगर है उसकी जो स्मॉलर उसके सब्सटेंस है उसमें कन्वर्जन, तो वो किसकी वजह से होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और वो जो आपका ग्रेप्स है, जो पके हुए ग्रेप्स है, उसमें ये दोनों चीज़ें हैं और यहाँ पर आपकी स्टार्ट होती है फर्मेंटेशन। अब देखो फर्मेंटेशन में क्या होगा, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन, मतलब क्या होगा कि उसमें जो आपका ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। फर्मेंटेशन तब वहाँ पर होती है, फर्मेंटेशन आपको कहाँ करनी चाहिए, जहाँ पर कि आपके ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम रहनी चाहिए, मतलब उसे ढक दो एक तरह से कि ऑक्सीजन जितनी है उतनी ठीक है, बट बाहर से उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट छोड़ दो, ठीक है, उसका कांटेक्ट हटा दो। तो एनारोबिक कंडीशंस में ये बेटर फर्मेंटेशन होती है, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में। तो इसमें आपको पता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में लास्ट में हमारा क्या हो रहा था, CO2 रिलीज हो रहा था। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, CO2 रिलीज हो जाती है फर्मेंटेशन के दौरान। Now, the action of zymase is inhibited once the percentage of alcohol formed exceed 14%। अब देखो हमारी जो ज़ाइमेस है, एंजाइम है, जो यीस्ट होती है उसमें भी ज़ाइमेस एंजाइम होती है, जो आपका ये है जब आपकी अल्कोहल जैसे बना रहे हो आप, तो कब तक ये उसकी फर्मेंटेशन करेगी। तो ये क्या होती है, ज़ाइमेस एंजाइम एकदम से रोक देती है अपना एक्शन जब आपका अल्कोहल क्या है, अल्कोहल 14% फॉर्म हो चुका है, तब ये अपना एक्शन रोक देगी। ओके, इन एयर इफ़ एयर गेट्स इनटू द फर्मेंटेशन मिक्सचर, देखो फर्मेंटेशन मिक्सचर मतलब आपने फर्मेंट कर दिया, उसको क्रश कर दिया, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, वाइन बना रहे हो तो उसकी अगर बात करें कि फर्मेंटेशन जो मिक्सचर है आपका, उसमें अगर आपकी एयर ट्रैप हो गई, मतलब एयर के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आ गया वो, द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑक्सीडाइज इथेनॉल। आपको क्या है, आपको पता है जो ओनली ड्रिंकेबल जो अल्कोहल होता है वो आपका इथेनॉल होता है। पूरे अल्कोहल में से सिर्फ आप इथेनॉल को ही ड्रिंक कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जो अगर हम अल्कोहल बनाने की बात कर रहे हैं ड्रिंकेबल, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, इथेनॉल प्रेजेंट होगा। तो इथेनॉल की बात कर रहे हैं कि अगर वो कांटेक्ट में आएगा ज़्यादा ऑक्सीजन के, तो वो क्या होगा, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन होगी। और आपको पता है इथेनॉल की ऑक्सीडेशन किस में होती है, इथेनोइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड उनकी बन जाती है। अब अगर इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक इथेनोइक एसिड बन गई, that will destroy the taste of the alcoholic drinks। और आपको पता है जो टेस्ट रहेगा अल्कोहल का वो वैसा नहीं रहेगा, उसका टेस्ट बहुत ही डिग्रेड हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं एनारोबिक कंडीशंस, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में इसके फर्मेंटेशन मिक्सचर को रखा जाता है। नाउ इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड लाइक द मीथेनॉल, मीथेनॉल भी क्या था, कलरलेस लिक्विड था। बॉइलिंग पॉइंट इसका 351 केल्विन होता है। यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री, देखो पेंट वार्निशेस वगैरह ये मीथेनॉल एंड इथेनॉल मेनली दोनों ही यहाँ पर यूज़ होते हैं। कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट, देखो अभी एक बात आती है, अगर ड्रिंकेबल जो अल्कोहल है दैट इज़ द इथेनॉल, तो ऐसा भी तो हो सकता था क्योंकि लैब में बहुत जगह इथेनॉल तो कहीं पर भी आपको मिल जानी थी, लैब में जैसे यूज़ बताते हैं उसका, आपकी पेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ बताते हैं, तो वहाँ तो वो ड्रिंकिंग पर्पस से लोगों ने यूज़ करनी थी। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, इथेनॉल को टॉक्सिक बनाया जाता है, मतलब इथेनॉल को ऑल्टर करा जाता है विद द अदर टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब इथेनॉल में अदर टॉक्सिक सब्सटेंस डाले जाते हैं, सो दैट इसकी वजह से अल्कोहल को कमर्शियली अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसे ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाया जाता है। तो ऐसा नेक्स्ट टाइम कभी ना करना कि लैब में जाओ और इथेनॉल देख के उसे पी जाओ, क्योंकि वो आपका ड्रिंकेबल अल्कोहल नहीं है, वो आपका क्या है, डीनेचर्ड अल्कोहल है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, जिसमें कि मिक्स करा जाता है कुछ सब्सटेंसेस को, सो दैट वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो या फिर वो क्या हो, टॉक्सिक हो जाए। तो देखो कमर्शियल अल्कोहल या फिर जो लेबोरेटरी में भी आपका अल्कोहल होता है इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट विथ कॉपर सल्फेट, देखो CuSO4 है, उसे भी डाला जाता है। वो उसे क्यों डाला जाता है इथेनॉल में, सो दैट उसका कलर आ जाए, सो दैट पता चल जाए कि ये कोई पीने वाली अल्कोहल नहीं है, ब्लू जैसा कलर आ जाता है समटाइम्स। ओके, कॉपर सल्फेट डाला जाता है, या फिर आपका क्या डाला जाता है, पिरिडिन डाला जाता है, जो कि फाउल स्मेलिंग वाला होता है, जिससे स्मेल बहुत गंदी आती है, स्मेल इससे बैड स्मेल आएगी।
इसीलिए पिरियडिन को मिक्स करा जाता है, या फिर मिथेनॉल से भी समटाइम्स इसे मिक्स करा जाता है सो दैट इसे टॉक्सिक बनाया जाए, अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग। दिस अल्कोहल इज देन कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। ऐसी अल्कोहल जिससे कि ऑल्टर करा गया है विद सम टॉक्सिक सब्सटेंसेज या अदर सब्सटेंसेज, दैट काइंड ऑफ अल्कोहल इज नोन एज द डीनेचर्ड अल्कोहल। एंड दीज ऑफ इथेनॉल आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। और दूसरी चीज़ क्या है कि लार्ज क्वांटिटीज़ आपकी जो है इथेनॉल की वो ऑब्टेन कैसे होती है, आपने करा होगा इथीन जो आपका एल्कीन है, एल्कीन की क्या करोगे आप, हाइड्रेशन कर लोगे, मतलब उसमें वाटर डालोगे तो उससे भी क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है, क्योंकि हाइड्रेशन का मतलब है वाटर का ऐड होना और वाटर के ऐड होने का मतलब है हाइड्रोक्सी ग्रुप का लगना। तो ये वाली चीज़ भी है, बस ये चीज़ें थी कि आपको इसमें एंजाइम याद रखनी थी, एंजाइम कौन सी है और ये कि डीनेचर्ड अल्कोहल कौन सी होती है। थैंक यू सो मच।